हेलो दोस्तों, यूपीएससी निर्माण संस्था आदापुर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो भारत की जितनी भी प्रमुख जनजातियाँ होती है या जातियाँ होती हैं, अनुसूचित जातियाँ या जनजातियाँ, उनकी पहचान आखिर होती कैसी है। यानी कि कोई भी जाति एससी है या एसटी यानी अनुसूचित जाति या जनजाति है, उसकी पहचान कैसी होती है, उनके मापदंड कैसे तैयार किए जाते हैं। आज उन्हीं लोगों के बारे में देखना है कि अनुसूचित जाति और जनजाति का निर्धारण कैसे होता है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक की ओर। सबसे पहले तो हम लोग चर्चा के बिंदु देख लेते हैं कि आज हमें क्या क्या पढ़ लेना है। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि अनुसूचित जाति और जनजाति, जो अनुसूचित जाति और जनजाति होते हैं, उनके अर्थ के बारे में कि अनुसूचित जाति क्या होती है और अनुसूचित जनजाति क्या होती है, इन दोनों के बारे में पहले देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि कैसे होती थी आज़ादी से पूर्व पहचान, कि आज़ादी के पहले यानी 1947 के पहले, हमारा जब देश आज़ाद होने वाला था उसके पहले, आज़ादी के पहले इस अनुसूचित जाति और जनजाति की पहचान कैसे होती थी। उसके बाद देखेंगे कि अभी मौजूदा समय में, अभी वर्तमान समय में अनुसूचित जाति या जनजातियों की पहचान कैसे होती है। उसके बाद से प्रक्रिया शुरू करने के मापदंड, यानी कि जो प्रक्रिया है कि किस प्रकार कहाँ से कहाँ तक जाता है, मतलब अनुसूचित जाति और जनजाति की पहचान करने के लिए प्रक्रिया जो है, इसकी पहचान करने के लिए उसके मापदंड देखेंगे, कौन कौन से मापदंड तैयार किए गए हैं अनुसूचित जाति और जनजाति की पहचान करने के लिए। आगे देखेंगे अनुसूचित जाति या जनजाति से संबंधित कानूनी प्रक्रिया, जो हमारे संविधान में अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित जो कानूनी प्रक्रिया दी गई हैं, जो इनको आरक्षण दिए गए हैं, जो इनके बारे में दिया गया है संविधान में, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। और अंत में देखेंगे मौजूदा समय में अनुसूचित जातियों या जनजातियों की संख्या, कि अभी के समय में वर्तमान में भारत में जो है अनुसूचित जाति और जनजातियों की स्थिति क्या रह गई है, इनकी संख्या कितनी रह गई है। तो ये थे आज की चर्चा के बिंदु कि आज हम लोग को इतनी सारी बातें पढ़ लेना है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति के अर्थ के बारे में, कि अनुसूचित जाति और जनजाति होती क्या है। देखिए, सामान्य तौर पर तो हम लोग अनुसूचित जाति और जनजाति को समानार्थी शब्दों के रूप में प्रयोग करते हैं, यानी कि एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन गहराई से देखा जाए तो अनुसूचित जाति और जनजाति, इन दोनों शब्दों में अंतर होता है, काफ़ी अंतर होता है। यानी कि इन दोनों में अंतर देख लेते हैं। पहले तो इन लोगों के बारे में जान लेते हैं कि स्वतंत्रता से पूर्व और पश्चात गंभीर उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। ये जो अनुसूचित जाति और जनजातियाँ हैं, इनको स्वतंत्रता के पहले भी जो था उत्पीड़न मतलब काफ़ी कष्ट समस्या जो थी इनके सामने खड़ी थी, परेशानी झेलनी पड़ती थी, और स्वतंत्रता के बाद भी 1947 के बाद भी इनको झेलनी पड़ी। दोनों समुदायों को हाशिए में ढकेल दिया गया था। हाशिए जो होता है उसमें इसको दोनों समुदायों को ढकेल दिया गया था एकदम। चलिए तो हम लोग देखते हैं, अब इन दोनों में अंतर देख लेते हैं। हम लोगों ने इन दोनों को, अनुसूचित जाति और जनजाति की स्थिति तो देख ली, और इन दोनों में अंतर देख लेते हैं कि अनुसूचित जातियाँ क्या होती है और अनुसूचित जनजातियाँ क्या होती है। चलिए देखते हैं। देखिए अंतर होता क्या है। अनुसूचित जातियाँ जो होती हैं उनको केवल सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक अलगाव का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो अर्थात अनुसूचित जातियाँ जो होती है उनको केवल सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और जो आर्थिक अलगाव हैं उनका सामना करना पड़ता है। जबकि जो अनुसूचित जनजातियाँ होती है इनमें एक एक्स्ट्रा हो जाता है भौगोलिक अलगाव। भौगोलिक अलगाव कहने का मतलब क्या होता है, अनुसूचित जातियाँ हैं वो तो गांव शहर जहाँ भी होता है वहीं पे बसते हैं, लेकिन जो अनुसूचित जनजातियों के साथ क्या होता है कि उन्हें जंगलों में रहना पड़ता है। जंगलों में तो शहरों जैसी सुविधा तो होगी नहीं, इसलिए इनको काफ़ी कठिनाई से जीवन व्यतीत करना पड़ता है। तो अनुसूचित जातियों को तो केवल सामाजिक, आर्थिक और जो शैक्षिक है, शिक्षा से संबंधित जो अलगाव हैं उन्हीं के सामना करना पड़ता है। लेकिन जो अनुसूचित जनजातियाँ हैं उनको एक एक्स्ट्रा भौगोलिक अलगाव भी, ये सारी अलगाव तो सामना करना पड़ता है, लेकिन साथ ही साथ भौगोलिक अलगाव भी। कहने का मतलब है कि जो अनुसूचित जातियाँ होती हैं, अनुसूचित जातियाँ जो होती हैं इनको केवल सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक अलगाव
शैक्षिक अलगाव ही झेलना पड़ता है। शैक्षिक अलगाव की जो समस्या होती है उन्हीं को सिर्फ सामना करना पड़ता है, झेलना पड़ता है। लेकिन जो वही अनुसूचित जनजातियाँ जो होती हैं, जो अनुसूचित जनजातियाँ होती है, जो अनुसूचित जनजातियाँ होती है, इनको ये तीनों तो झेलना ही पड़ता है। तीनों अलगाव यानी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक अलगाव तो झेलना ही पड़ता है। साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा शामिल होता है इसमें, भौगोलिक अलगाव। कहने का मतलब कि इनको सरकार द्वारा जो होता है, इस अनुसूचित जो जाति होती है, ये तो शहर में बस जाती है, शहर या गांव जहाँ भी हो वहाँ पे ये रह लेती है, समाज में रह लेती है। लेकिन जो अनुसूचित जनजातियाँ हैं, इनको शहर से दूर जंगलों में रखा जाता है। इससे क्या होता है कि इनकी जो भौगोलिक स्थिति होती है वो काफ़ी ख़राब हो जाती है। इनको जंगलों में जो है जीवन व्यतीत करना पड़ता है। जंगलों में जीवन व्यतीत करना तो बहुत कठिन ही होता है। इसलिए जो है अनुसूचित जाति को सिर्फ यही अलगाव देते हैं, इनके साथ जो भौगोलिक स्थिति भी खराब हो जाती है, जिसके कारण इनकी जो जीवन है इनकी तुलना में थोड़ी कठिन हो जाती है। तो पहले आता तो ये थी कि अनुसूचित जाति जो है इनको सिर्फ इन्हीं अलगाव का सामना करना पड़ता है, जबकि इसमें एक एक्स्ट्रा होता है भौगोलिक अलगाव। आगे क्या दिया है कि अनुसूचित जातियाँ जो है हिंदू धर्म के फ्रेमवर्क की है। कहने का मतलब कि जो अनुसूचित जातियाँ हैं, ये अनुसूचित जो जातियाँ हैं ये हिंदू धर्म के ही फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क कहने का मतलब उपजाति जो होती है ये जो है हिंदू धर्म से ही निकल कर आती है। कौन? अनुसूचित जातियाँ। हिंदू धर्म में से जो है कुछ लोगों की जो स्थिति जो है सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक जो अलगाव है इनके साथ जो अलगाव का जो सामना कर रही है जो जाति हिंदू धर्म में, उनको निकाल करके अनुसूचित जाति बना दिया जाता है। जबकि जो अनुसूचित जनजाति जो होती है इनका जो है धर्म से कोई संबंध नहीं होता, धर्म के साथ कोई संबंध नहीं होता। और जबकि ये जो होती है हिंदू धर्म के ही फ्रेमवर्क होती है, हिंदू धर्म की जो होती है फ्रेमवर्क होती है। फ्रेमवर्क कहने का मतलब हिंदू धर्म से ही ये जातियाँ जो है निकल कर आती है। और जबकि हिंदू जनजातियों का कोई भी जो होता है धर्म से संबंध नहीं होता। तो ये थी इन दोनों में अंतर कि जो होता है कि कई बार हम लोग होते थे कि हाँ अनुसूचित जाति और जनजाति को समानार्थी शब्दों के रूप में प्रयोग कर लेते थे, यानी दोनों शब्दों को एक दूसरे के स्थान पर उपयोग करते थे। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है, दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं, दोनों की जो स्थितियाँ होती है वो अलग अलग होती। अब इसके बाद से हम लोग देखते हैं कि जो है आज़ादी के पहले, मतलब कि जो आज़ादी के पहले इनकी पहचान कैसे होती थी अनुसूचित जातियाँ और जनजातियों की। देखिए, पहले तो 1931 में जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा जनगणना की गई थी। 1947 के पहले तो भारत में ब्रिटिश सरकार का ही शासन था, तो अनुसूचित जाति या जनजाति की जो गणना करेंगे ब्रिटिश सरकार ही करेंगे। तो 1931 में पहली बार जनगणना की गई थी। उसके बाद भारत सरकार अधिनियम जब 1935 बना तो भारत के प्रशासनिक में बहुत सारे बदलाव भी हुए। 1935 के मतलब बनने के पहले जो था ब्रिटिश सरकार जो थी डायरेक्ट शासन कर रही थी भारत पर, तो वो अपनी अनुमति से चुनती थी, मतलब इनके ब्रिटिश सरकार के नियम अलग थे। लेकिन जैसे ही भारत सरकार अधिनियम 1935 बना तो इनकी जो प्रशासनिक प्रणालियाँ होती है उनमें काफ़ी बदलाव हुए। 1937 में जो है लागू हुआ नियम एक लागू हुआ। उसमें क्या हुआ कि दलित वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान था। कहने का मतलब कि 1937 में, पहले जो 1931 में जो ब्रिटिश सरकार थी, कब? 1931 में जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार, इसने गणना की अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बारे में। लेकिन जैसे ही भारत सरकार अधिनियम 1935 बना, भारत सरकार अधिनियम 1935 बना तो भारत की जो प्रशासनिक प्रणालियाँ थी, प्रशासनिक जो व्यवस्था थे, उनमें काफ़ी बदलाव आया। उसके बाद 1937 में एक नियम लागू किया गया इनके लिए, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए। उस नियम में क्या हुआ कि इन दोनों को, चूँकि इन लोगों का जो जीवन है, इनके साथ जो लोग हैं जो अस्पृश्यता का भाव अपना रहे हैं, यानी कि छुआछूत का जो भाव इनके प्रति जो अपना रहे थे लोग, अब
इनके जो जीवन व्यतीत करने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती थी, इसलिए इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए इन्हें कुछ आरक्षण भी दिए गए थे। 1937 में एक नियम लागू किया गया था। क्या क्या आरक्षण दिए गए थे इनको कि जो वर्ग थे जिनको दिया गया था वे हिंदू धर्म के पारंपरिक ढांचे में उत्पीड़न करते थे, मतलब उत्पीड़न का सामना करना पड़ते थे। कहने का मतलब कि जो अनुसूचित जातियाँ या जनजातियाँ थी वे जो वर्ग थे, यहाँ पे अभी ये जो है वे जो वर्ग थे उनको हिंदू धर्म के पारंपरिक ढांचे, हिंदू धर्म का पारंपरिक ढांचे करने का मतलब जैसे पूजा करने की प्रणाली जो हो गई या फिर जो रहन सहन की जो प्रणालियाँ हैं उनके उत्पीड़न करने का मतलब कि उनसे अलग रहना पड़ता था। उनके अगर जैसे हिंदू धर्म जो है उनके पूजा पाठ में अगर ये वर्ग चले गए, दलित वर्ग चले गए उसमें, तो इनको मार के भगा दिया जाता था, इनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था। यानी हिंदू धर्म के पारंपरिक ढांचे के उत्पीड़न का सामना करना पड़ता था। आगे क्या है कि ये जो वर्ग थे, इस वर्ग में जो लोग शामिल थे इनको आज़ादी के बाद अनुसूचित जाति या जनजाति में शामिल कर दिया गया, बना दिया गया इसको। फिर 1935 का अधिनियम जो आया तो उसमें अनुसूचित जातियों की भी पहचान की गई। 1935 के अधिनियम में अनुसूचित जनजातियों की भी पहचान की गई थी। तो ये थी कि आज़ादी के पहले जो है अनुसूचित जाति और जनजाति की पहचान कैसे होती थी। अब हम लोग देख लेते हैं कि और भी है इसमें, जैसे 1900 पहले जब गणना की जाती थी, यानी अनुसूचित जाति और जनजाति की जो गणना की जाती थी तो उसमें भारत के सभी आदिवासी समूहों को शामिल किया जाता था। 1937 में क्या हुआ कि दोनों ही समुदाय को कुछ सकारात्मक अधिकार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान किए गए। यानी कहने का मतलब जब हम अभी मैंने बताया कि जो 1937 में जो अधिनियम आया था इसके तहत जो जाति या जनजातियाँ थी, अनुसूचित जाति या जनजातियाँ, उनको कुछ अधिकार दिए गए और राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी दिए गए। राजनीतिक प्रतिनिधित्व कहने का मतलब कि जो राजनीतिक होता है, राजनीति में इन्हें भी हिस्सा लेने का अधिकार मिल गया कि ये भी अपने राजनीति में खड़े होंगे। वोट से अगर जीत जाते हैं तो अपने क्षेत्र के लिए, अपने समुदाय के लिए कुछ अच्छा काम करें। तो राजनीतिक अधिकार भी दिए गए कि ये राजनीतिक प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। बहुत सारे इनको सकारात्मक अधिकार दिए गए जिनसे इनके जीवन कुछ आसान हो जाए, जीवन व्यतीत करना कुछ आसान हो जाए। आगे भी है, ये तो थे कि आज़ादी के पहले जो है इनकी पहचान कैसे होती थी। अब हम लोग देख लेते हैं कि अभी के समय में आज़ादी के, हमने अभी बताया कि आज़ादी के बाद से जो है बहुत सारे नियम चेंज भी हुए, बदले भी। तो आज़ादी के बाद यानी अभी वर्तमान समय में इनकी पहचान होती कैसी है, तो चलिए देखते हैं। देखिए अभी फिलहाल में होता क्या है कि प्रक्रिया की शुरुआत जो है राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से शुरू कर दी जाती है। यानी जो राज्य है जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सब, और जो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, पुडुचेरी, जो दमन दीव, इन्हीं यानी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से इनकी प्रक्रिया यानी खोज करना कि कहाँ कहाँ कितने अनुसूचित जाति है, जनजाति है, उनकी खोज करना शुरू कर दी जाती है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से। राज्य सरकार या प्रदेश का शासन जो है, यहाँ के जो शासन होती है, यहाँ की जो सरकार होती है, उनको किसी विशिष्ट समुदाय को SC या ST की सूची में शामिल करने या उसे हटाने की सिफारिश करती है। यानी यहाँ की जो सरकार जो होती है वहाँ पे जितने भी समुदाय हैं, जितने भी वहाँ के समुदाय रहते हैं, उनको SC और ST यानी अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए एक सिफारिश पेश करती है, सिफारिश देती है। हालाँकि ये तो जो निर्णय है कि कौन समुदाय SC और कौन समुदाय ST है, इसके लिए जो निर्णय है उसके लिए कुछ मापदंड तैयार किए गए हैं, लेकिन अभी तो ये निर्णय जो है सरकार के यानी सरकार के विवेक पर ही आधारित होता है, जो कि कौन समुदाय अनुसूचित जाति है और कौन समुदाय अनुसूचित जनजाति है। यह सूची जो है, जिस सूची में शामिल किया जाता है इन सभी को, इस सूची में जनजाति, इस सूची को फिर उसके बाद इस सरकार से सिफारिश लेने के बाद, सिफारिश देने के बाद इसको जनजातीय मामलों की केंद्रीय मंत्रालय के पास भेज दिया जाता है। वहाँ पे जो होती है जो केंद्रीय, चूँकि जनजातीय मंत्रालय इसमें जो होंगे वो जनजाति के भलाई के लिए ही सोचेंगे, तो जनजातीय मंत्रालय में भेज देता है। देखिए इसकी प्रक्रिया क्या है कि जो भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, भारत में जितने भी जो राज्य है, राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो है, ये दिल्ली, दमन दीव, पुडुचेरी, ये जितने भी हैं यहीं से शुरू कर दिया जाता है। यानी राज्य या फिर
केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश क्या है तो यूनियन टेरिटरी यानी यूटी। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से ही इनकी जो खोजने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। सबसे पहले तो ये राज्य केंद्र शासित प्रदेश की जो सरकार होती है, सरकार उनको वहाँ के जितने भी समुदाय होते हैं, जितने भी समुदाय के लोग होते हैं, इनको एससी या फिर एसटी इनकी सूची में शामिल करने के लिए सिफारिशें पेश की जाती है, सिफारिशें दी जाती है। और उसके बाद से जितने भी जो है शामिल कहते हैं, फिलहाल में तो जो है राज्य सरकार के विवेक पर ही आधारित रहती है कि कौन समुदाय एससी होंगे और कौन समुदाय एसटी होंगे। उसके बाद सूची में शामिल कर दिया जाता है सभी समुदायों को, और उसमें से जो है अलग किया जाता है एससी को और अलग किया जाता है एसटी को। तो जो सूचियाँ होती है, जो सूची तैयार करके भेजे जाते हैं, इस सूची को फिर भेजा जाता है जनजातीय मामलों जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्रालय के पास। जो मंत्रालय होती है इस सूची को यहाँ पे जो कुछ सदस्य होते हैं इनको भेजा जाता है यहाँ पे जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्रालय के पास। चूँकि नाम ही है जनजातीय मामलों, यानी जितने भी जनजातियाँ जो होती हैं, अनुसूचित जाति और जनजातियाँ, इनसे संबंधित अगर कोई भी मामला है, कोई भी अगर विषय है, तो उनको इस मंत्रालय में भेज दिया जाता है। इस मंत्रालय में भेजने के बाद क्या होता है, यहाँ से अगर पास हो गया ये सूची, तो उसके बाद जाता है भारत के महापंजीयक के पास, यानी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडियन, यानी भारत के जो महापंजीयक होते हैं उनके पास हस्तांतरित दिया जाता है। वहाँ पे जो होते हैं, यहाँ से बात, अब जब यहाँ से पास होता है, यानी यहाँ से जब सूची आगे निकलता है, तो अनुसूचित जाति आयोग या अनुसूचित जनजाति आयोग के पास जाता है। क्योंकि ये जो आयोग होते हैं, ये आयोग बनाए ही गए हैं कि अनुसूचित जाति या जनजाति जो होती है उनकी पहचान करें, उनके विषय में जो विशेषाधिकार है, जो ऐसे नियम जो उनके लिए लाभकारी हो, उनके विषय में ये लोग देखते हैं। और भी है इसमें, जैसे उसके बाद जब वहाँ से अनुसूचित जाति आयोग और जनजाति आयोग के पास निकलता है, तो वापस फिर केंद्र सरकार के पास आता है। यहाँ से केंद्र सरकार के पास एक संशोधन विधेयक पास करता है। संशोधन विधेयक आने का मतलब जो, यानी कि जो संशोधन अपना विधेयक पास करते हैं, एक बिल यहाँ से पास करते हैं। इसमें होता क्या है, संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 और संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 के तहत जो होता है, विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है। इन दोनों जो आदेश होते हैं, ये दोनों आदेश अनुसूचित, जो संविधान के अनुसूचित जाति आदेश 1950 और अनुसूचित जनजाति आदेश 1950, ये दोनों जो होते हैं, इन दोनों के आधार पर विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है। तो ये थी सारी प्रक्रियाएँ कि किस प्रकार जो है अभी के वर्तमान समय में किस प्रकार से अनुसूचित जाति और जनजाति की जो पहचान होती है किस प्रकार से पूर्ण होती है, ये थी। उसके बाद कुछ प्रावधान दिए गए हैं संविधान में, जैसे अनुच्छेद 341 और 42 में कहा गया है कि ये सभी प्रक्रियाएं अगर गुजर कर आती है तो उसका जो अंतिम निर्णय लेंगे वो राष्ट्रपति ही लेंगे कि कौन समुदाय वर्ग अनुसूचित जाति है और कौन समुदाय वर्ग अनुसूचित जनजाति है। तो ये थी अभी के जो मौजूदा समय में, जो अभी के फ़िलहाल में जो प्रक्रियाएं हैं जिनके तहत अनुसूचित जाति और जनजाति की पहचान की जाती है, ये थी। अब हम लोग देखेंगे कि प्रक्रिया के लिए मान लीजिए किसी भी अनुसूचित जाति या किसी भी समुदाय वर्ग को अनुसूचित जाति या जनजाति कब कहेंगे, कब उनको अनुसूचित जाति या जनजाति की सूची में शामिल करेंगे, यानी उनके लिए कुछ मापदंड भी तैयार किए गए होंगे। तो उन मापदंडों को हमें देखना है। तो देख लेते हैं हम लोग उनके मापदंडों के बारे में। देखिए, अनुसूचित जाति के लिए अगर मापदंड देखें तो जो आदेश था 1950, इसके अभी मैंने बताया कि इसके तहत जो होता है विधेयक जो सरकार पास करती है वो होती है। 1950 में जब ये आदेश बने थे तो इसमें तो केवल जो अनुसूचित जाति होती है उसमें केवल हिंदू धर्म से ही आते थे छटकर, हिंदू धर्म से ही अलग छटकर आते थे अनुसूचित जाति में। लेकिन 1956 में एक बार फिर संशोधन हुआ इस आदेश में, जो संविधान के अनुसूचित जाति आदेश जो है, एक बार 1956 में जो है
जो थी अभी अनुसूचित जाति आदेश जो थी उसमें 1956 में एक और संशोधन हुआ। तो पहले से हिंदू धर्म तो थी ही, हिंदू धर्म से छठ कराते ही थे, उसके बाद से बौद्ध धर्म से भी आने लगे, बौद्ध धर्म से भी आने लगे। फिर उसके बाद से 1990 में संशोधन किया गया, तो इसमें हिंदू धर्म आते ही थे, बौद्ध धर्म तो आते ही थे, और साथ ही साथ सिख धर्म को भी शामिल किया गया इसमें संशोधन करके। यानी कि अभी वर्तमान में हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म से अनुसूचित जाति, सिख धर्म से अनुसूचित जाति के संसूचित सूची में शामिल किया जाता है। आगे क्या है, जो यदि किसी समुदाय को ऐतिहासिक तौर पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, यानी अनुसूचित जाति कब कहेंगे किसी समुदाय वर्ग को, अगर उनके ऐतिहासिक तौर पर जो प्राचीन समय में जो उनके साथ किसी भी समुदाय वर्ग को सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता था, यानी समाज में जिस प्रकार उनके साथ अलगाव की नीति अपनाई जाती थी, छुआछूत का भाव दिखाया जाता था उनके प्रति, या फिर उनके जो रोजगार है, रोजगार भी जो है, जो ऊंचे जाति के लोग होते थे उनको रोजगार भी नहीं देते थे, काफ़ी कठिनाइयाँ भी होती थी उनको रोजगार पाने में भी। तो अगर समुदाय वर्ग, कोई भी समुदाय वर्ग अगर ऐतिहासिक तौर पर सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक उत्पीड़न का सामना करता है तो उसको अनुसूचित जाति में शामिल कर दिया जाता है। तो ये थी अनुसूचित जाति की मापदंड, यानी कि अगर किसी भी समुदाय वर्ग के पास ये सारी परिस्थितियाँ उपस्थित हैं तो उनको अनुसूचित जाति में शामिल किया जाता है। अब देखते हैं अनुसूचित जनजाति के बारे में। तो देखिए, पहले तो हम लोगों ने देखा है कि ये हिंदू, बौद्ध या सिख धर्म से आते हैं। इसमें पहला क्या है कि यह धर्म पर आधारित नहीं होता है, इसके लिए अलग मापदंड तैयार होते हैं। उन मापदंडों को देखते हैं। अनुसूचित जनजाति में जो होता है ये धर्म पर आधारित नहीं होते हैं, इनके लिए अलग मापदंड तैयार किए गए। देखिए, पहला क्या है कि इनके जातीय लक्षण देखे जाते हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए उनकी पारंपरिक विशेषताएं देखी जाती हैं, विशिष्ट संस्कृति देखे जाते हैं, और भौगोलिक अलगाव और पिछड़ापन। उसमें सिर्फ था सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पिछड़ेपन देखे जाते थे, यानी उत्पीड़न का सामना करना पड़ता था। देखिए, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा शामिल है, भौगोलिक अलगाव। हमने पहले भी मैंने बताया कि जो अनुसूचित जनजातियाँ होती है उनमें एक एक्स्ट्रा समस्या आती है, भौगोलिक अलगाव। यानी अगर वे जंगल में रहते हैं तो जंगल में तो जीवन व्यतीत करना बहुत कठिन ही होगा, इसलिए जो अनुसूचित जनजातियाँ होती हैं उनको एक्स्ट्रा में जो भौगोलिक अलगाव होते हैं, भौगोलिक अलगाव, इनकी उत्पीड़न का भी सामना करना पड़ता है। तो अगर कोई समुदाय वर्ग इस समस्या का सामना कर रहे हैं तो उसमें अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाएगा। लेकिन फिलहाल में जो है इनकी मापदंड अभी स्पष्ट तैयार नहीं की गई है, अभी तक इनकी पूरी तरह से मापदंड तैयार नहीं की गई है। तो जो अनुसूचित जाति के रूप में निर्धारण और पहचान की एक स्पष्ट पैरामीटर, यानी जो सरकार है उसने कहा है कि अनुसूचित जाति के रूप में निर्धारण और पहचान की एक स्पष्ट पैरामीटर तय किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय मार्च में इन्होंने कहा, फिलहाल पिछले साल 2022 में मार्च में इन्होंने कहा कि जो अनुसूचित जाति या जनजातियाँ होती हैं उनके लिए एक स्पष्ट पैरामीटर तैयार किया जाएगा, जिनके आधार पर अनुसूचित जाति और जनजाति की पहचान की जा सके। अभी तक मैंने जितने मापदंड बताए वे उतने स्पष्ट नहीं हैं जिनसे अनुसूचित जाति और जनजातियों की पहचान की जा सके, फिर भी किए जाते हैं, लगभग में उनकी पहचान करके किए जाते हैं। इनसे जो संबंधित परीक्षण जो है उनकी उपयोगिता नहीं होती है। किसी जनजाति के विशिष्ट गुणों के माध्यम से उसकी पहचान की जाती है, यानी अभी जो हमने बताया जितने भी जो गुण थे उनके विशेष गुणों पर उस जनजाति की पहचान की जाती है, क्योंकि अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है। तो ये थे प्रक्रिया शुरू करने से पहले, यानी कि खुद देखने से पहले कि कहाँ कहाँ कितने अनुसूचित जाति या जनजाति हैं, उनके पहले इन सभी मापदंडों को देखना पड़ता है। और भी है इसमें, जैसे इसलिए अभी सिर्फ संभावना ही व्यतीत की जाती है। अन्य संस्कृतियों के साथ संपर्क प्रवाह से आधुनिकीकरण, यानी कि जो अनुसूचित जाति या जनजातियाँ जो होती हैं, अगर अन्य जो संस्कृतियाँ उनके आसपास की जो संस्कृतियाँ होती हैं उसमें मिलकर ये अपने उसी के साथ मिलकर ये प्रवाह से आधुनिकीकरण में शामिल हो जाते हैं। यानी उनके ही कुछ गुण यानी मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, उनके ही कुछ गुण आ जाते हैं। लेकिन एक जनजाति की पारंपरिक विशेषताएं हो गई है, जो है एक जनजाति यानी कि इनके साथ मिल गए हैं तो मिक्स हो गई है, मिल गए हैं, इनकी जो आसपास की जो संस्कृतियां हैं उनके साथ मिल जाती है, तो इनके लिए जो निर्णय लेना थोड़ा कठिन हो जाता है कि अनुसूचित जाति है या नहीं है।
उनके पीछेपन और अलगावपन अभी भी बना हुआ है। भले ही वो आसपास के संस्कृतियों के साथ मिल जाए, लेकिन जो अभी पिछड़ापन और अलगाव की जो बनी हुई है, देखिए कहने का मतलब है कि जो अनुसूचित जाति या जनजातियाँ होती हैं, इनके जो वातावरण में, जैसे मान लीजिए भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इनकी संस्कृतियाँ अपनाई जाएंगी जो अनुसूचित जाति या जनजाति में नहीं है, तो इन्हीं के साथ ये क्या होती है, मिल जाती है इनकी संस्कृति भी, और इनमें कुछ मिश्रित संस्कृतियाँ देखने को मिलती है। कुछ मिश्रित संस्कृतियाँ देखने को मिलती है। इसके लिए जो होता है निर्धारण करना थोड़ा कठिन हो जाता है कि अनुसूचित जाति में इनको रखें या नहीं रखें। फिर भी इनकी स्थिति को देखें तो उतना भी कठिन नहीं होता है। इनकी स्थिति पिछड़ापन और अलगाव का मार तो झेलना ही पड़ता है। पिछड़ापन या अलगाव का जो मार है वो तो झेलना ही पड़ता है। इससे आसानी से पहचान कर ली जाती है। आगे क्या है, सकारात्मक विभेद का लाभ देना आवश्यक है। जो इनमें विभेद जो होती हैं, यानी इनको लाभ देना काफ़ी आवश्यक भी है। इतनी सारी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं इनको, तो लाभ देना तो इतना सरकार की फर्ज बनती है। ये थी कि हमने अभी मापदंड देखा कि अनुसूचित जाति या जनजातियाँ जो होती है, यानी कि जो भारत के क्षेत्र में जितने भी अनुसूचित जाति या जनजातियाँ होती है, जो राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में जब जनजातियों की खोज करने जाते हैं तो उससे पहले इस मापदंड को देख लेते हैं। इस मापदंड को देख लेते हैं कि किस किस को अनुसूचित जाति या जनजाति में शामिल किया जाएगा, किस किस को नहीं किया जाएगा। उसके बाद ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जाति या जनजातियों की खोज की जाती है, शामिल की जाती है उनको सूची में। अब हम लोग देखेंगे कि जो अनुसूचित जाति या जनजातियाँ होती है उनके लिए संविधान में कौन कौन से प्रावधान दिए गए हैं, कौन कौन से आरक्षण दिए गए हैं। तो देखते हैं उन प्रावधानों के बारे में, उन अनुच्छेदों के बारे में जिनमें अनुसूचित जाति और जनजाति को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। देखिए, पहली बात तो अधिकारियों को सुरक्षा के लिए कई प्रावधान दिए गए हैं। जैसे अनुच्छेद 15 में दिया गया है कि राज्य, यहाँ पे राज्य कहने का मतलब भारत, राज्य जो है जाति, धर्म, नस्ल या जन्म के स्थान पर जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। देखिए, अनुच्छेद जो 15 है, यानी कि जो संविधान हमारी है, जो हमारी संविधान है, इसकी जो अनुच्छेद 15, यानी कि अनुच्छेद जो 15 है, अनुच्छेद 15, इसमें कहा गया है राज्य, यानी राज्य कहने का मतलब भारत। ये जो राज्य है, राज्य की किसी भी नागरिक के साथ उसके जन्म, धर्म, नस्ल या फिर जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन ये जो अनुच्छेद 15 जो है, ये सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए ही लागू होती है। बाकी जो विदेशी जितने भी नागरिक हैं उनके लिए लागू नहीं होती है। इससे घाटा क्या होगा कि विदेश के जितने भी जाति या जनजातियाँ हैं उनके साथ तो सरकार आराम से इन सभी के आधार पर भेदभाव कर सकती है। तो इस अनुच्छेद का घाटा यही होता है। हालांकि भारत की जितनी भी जाति या जनजातियाँ वे सुरक्षित रहते हैं इसके तहत, लेकिन जो विदेश की जाति या जनजातियाँ होती है उनको कई सारी समस्या झेलनी पड़ती है। उसके बाद से और भी अनुच्छेद है, जैसे ये तो था 15 में दिया गया, अभी हमने देखा। और उसके बाद से एक और अनुच्छेद है, अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16, इसमें कहा गया है कि भारत के जितने भी नागरिक हैं, जितने भी नागरिक हैं भारत के, उनको बिना जाति का भेदभाव किए, जाति के आधार पर भेदभाव किए, जो है जाति के आधार पर भेदभाव, बिना जाति के आधार पर भेदभाव किए सभी को जो है नौकरी करने यानी रोजगार प्राप्त करने का, जितने भी जो नागरिक हैं उनको रोजगार प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। यानी आरक्षण दिए जाएंगे कि भारत की कोई भी जाति, कोई भी नागरिक अपनी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। और भी इससे संबंधित जो अनुसूचित जाति और जनजातियाँ हैं, इनसे संबंधित और भी अनुच्छेद हैं, प्रावधान है संविधान में, उनको भी देखते हैं।
उसके बाद से अनुच्छेद भी है, अन्य अनुच्छेद भी है, जैसे अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 इसमें क्या कहा गया है कि जो राज्य है यानी जो भारत है, यह यहाँ के सभी नागरिकों को यानी कमज़ोर वर्गों को कमज़ोर वर्ग करने का, विशेष रूप से अनुसूचित जाति और जनजाति को यानी SC और ST को जो है इनकी जो शैक्षिक स्थिति है, अनुसूचित जाति और जाति को शैक्षिक स्थिति इनकी जो अनुसूचित जाति और जनजाति है इनको शैक्षिक और आर्थिक स्थिति, शैक्षिक और आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देगा। बढ़ावा देने का कहने का मतलब इनकी जो शिक्षा की जो स्थिति अभी बनी हुई है, कमज़ोर है, उनको मजबूत करेगा, बढ़ावा देगा। और उनकी जो रोज़गार की जो समस्या है यानी आर्थिक समस्या जो है उनकी पूर्ति करेगा, रोज़गार इनको देगा। अनुच्छेद 46 में कहा गया है। उसके बाद से एक और है अनुच्छेद 243। अनुच्छेद 243 इसमें कहा गया है, अनुच्छेद 243 में कहा गया है कि जो पंचायत होते हैं, जो जमीनी स्तर पर जो पंचायत होते हैं, पंचायतों में भी अनुसूचित जाति यानी अनुसूचित SC या ST को आरक्षण दिए जाएंगे। उसी प्रकार 243 के टी में भी कहा गया है, 243 के टी में भी कहा गया कि SC ST को नगर पालिकाओं में जो है आरक्षण दिए जाएंगे, कुछ छूट दिए जाएंगे, मतलब विशेष अधिकार दिए जाएंगे। तो ये थे कुछ अनुच्छेद जिनमें SC या ST को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। और भी बहुत सारे प्रावधान हैं इसमें, देखते हैं हम उनको। इसके अलावा और भी प्रावधान हैं, उन प्रावधानों को भी देखते हैं कि जो अनुसूचित जाति और जनजातियाँ जो है संविधान के और किन किन अनुच्छेदों में जो है इनको विशेष अधिकार प्राप्त है। देखिए अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 338 इसमें कहा गया है कि जो SC या ST होते हैं, SC या ST अनुच्छेद 338 में SC या ST के लिए एक राज्य अनुसूचित जाति यानी अभी 338 में सिर्फ SC के लिए, ST नहीं, सिर्फ SC के लिए राज्य अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया। इस प्रावधान के आधार पर राज्य अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया। ये आयोग क्या करेगा कि जो SC है, SC के साथ जो जितने भी जो नियम बनाई जा रही है, इनमें जो SC के लिए अनुसूचित जाति के लिए जो नियम कानून बनाए जा रहे हैं, नियमों की जांच करेगी कि कहीं इनके विरोध तो नहीं है, नियमों की जांच कर नियमों का संचालन भी करेगी। और साथ ही साथ क्या करेगी कि जो उत्पीड़न की जांच करेगी कि इनके साथ इनको ज़्यादा उत्पीड़न का सामना तो नहीं करना पड़ता, इनके सामना मतलब जांच करेंगे इनके उत्पीड़न की। और सामाजिक आर्थिक विकास भी करेंगे, सामाजिक आर्थिक विकास में सहायता भी प्रदान करेगी। कौन? ये जो आयोग बनाया गया है संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत, ये सामाजिक और आर्थिक विकास पर विशेषकर ध्यान देगी। उसी प्रकार 338 हो गया, उसी प्रकार 338 के ए में भी दिया गया है। 338 के ए में भी ए कहिए या फिर नहीं, सॉरी वही ए कहिए बात है की है। 338 के क में दिया गया, जैसे इसमें था राज्य अनुसूचित जाति आयोग, उसी तरह इसमें भी राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई। किसके तहत? अनुच्छेद 338 के तहत। जिस प्रकार ये जो आयोग है, यह अनुसूचित जाति के लिए जिस प्रकार काम करेगी, उसी प्रकार अनुसूचित जनजाति जो है यह इसके लिए काम करेगी। किसके लिए? जो भारत में जितने भी अनुसूचित जनजातियाँ हैं उनके लिए ये काम करेंगे, उनको विशेष अधिकार प्रदान करेंगे। तो ये थे जो अनुसूचित यानी SC या ST से संबंधित जितने भी जो प्रावधान दिए गए हैं संविधान में, ये वे सभी थे। इन तीनों अनुच्छेदों में SC और ST को विशेषाधिकार प्रदान किया गया। और भी है,
और नहीं, बस इतने थे। और अब हम लोग देखेंगे कि इनकी जो स्थिति है वर्तमान समय में अभी क्या स्थिति रह गई है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग उनके वर्तमान स्थिति को देखते हैं। देखिए, जो अनुसूचित जाति या जनजातियाँ हैं, जो अनुसूचित जाति या जनजातियाँ हैं उनकी 2011 में गणना की गई। उसमें बताया गया कि अनुच्छेद 342 और 705 के तहत जातीय समूह अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध इनको शामिल किया गया। किसके तहत? अनुच्छेद 342 और 705 के तहत जो जितने भी जातीय समूह थे उनको जनजातीय समूह के रूप में सूचीबद्ध किया गया। सूचीबद्ध मतलब सूची से तैयार किया गया। 2011 में इनकी गणना की गई। इस गणना के तहत बताया गया कि भारत में जो है 10 करोड़ से अधिक भारतीय एसटीएस करने का मतलब कि अनुसूचित जनजाति के रूप में अभी वर्तमान में उपलब्ध है, जिसमें से 1.04 यानी 1 करोड़ और 4,000 जो जनजातियाँ हैं वो शहर में है, और शेष जितनी बची, इसमें से जो शेष बची वो ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जो है जनजातियाँ हैं। ये गणना थी अनुसूचित जनजाति के लिए 2011 में, जो जब गणना हुई अनुसूचित जनजातियों के लिए, एसटी के लिए, तो उसमें 342 और 705 के तहत जितने भी जातीय समुदाय थे उनको एक सूचीबद्ध रूप से तैयार किया गया इसके तहत। और उसमें देखा गया तो 10 करोड़ से अभी भारत में 10 करोड़ से अधिक अभी अनुसूचित जनजातियाँ शामिल हैं, जिसमें से जो है 1.04 करोड़ शहर में बसते हैं, बाकी सब जो होते हैं ग्रामीण क्षेत्र में। उसी प्रकार जिस प्रकार अनुसूचित जनजाति की गणना की गई, उसी प्रकार अनुसूचित जाति की भी गणना की गई। इसमें गणना की गई तो बताया गया कि जो 1000 से अधिक जातियों को एससी कर मान्यता दी गई है। सॉरी, ये 1000 लिखा गया है, इसमें 10,000 होंगी। 10,000 से अधिक जातियाँ जो हैं उनको एससी का मान्यता दिया गया है। एससी का मान्यता कहने का मतलब 1000 से अधिक, सॉरी ये नहीं, जो 1000 से अधिक जितने भी जातियाँ हैं अभी वर्तमान समय में, उनको वर्तमान समय में एससी कर मान्यता दी गई है। लेकिन टोटल संख्या देखिए इनकी, तो टोटल 20 करोड़ हो चुकी है। भारत में अनुसूचित जातियों की संख्या 20 करोड़ हो चुकी है। तो ये थी अनुसूचित जातियों के बारे में, अनुसूचित जाति या जनजाति यानी एससी और एसटी के बारे में, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। तो ये थी उनके बारे में कि उनका निर्धारण कैसे किया जाता है, कहाँ इनकी जो निर्धारण करने के लिए जो शर्तें हैं, इनके पास किन किन चीज़ों की उपलब्धि होनी चाहिए जिससे इनको एससी या एसटी के सूची में शामिल किया जा सके। अभी वर्तमान समय में इनकी स्थिति क्या है, भारत आज़ादी से पहले इनकी स्थिति क्या थी, ये सभी हम लोगों ने देखा। तो इसी के साथ हमारी टॉपिक जो है समाप्त होती है। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक हंसते रहिए, हंसाते रहिए और पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। धन्यवाद।